हेलो मैम। Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। हमारी आवाज क्लियर है बेटा? हाँ मैम। हमारी आवाज आ रही है आपको? यस यस मैम। कोई बोलेगा? आ रही मैम मैम आ रही है आवाज। जी हमारी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? जी मैम। जी मैम। लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। देखिए आप सभी लोग जुड़ गए हैं टेस्ट के कारण कि टेस्ट है आज। ये हमने डाला था मैसेज, लेकिन कुछ कारण रहा कि जैसे आप लोगों से डिस्कशन नहीं कर पाए टेस्ट के बारे में, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके पश्चात कल की तासिका में हम उस टेस्ट की आप लोगों तक सूचना दे देंगे। ठीक है। जैसे आपको पता है मेरी जापान यात्रा को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और मेरी जापान यात्रा लगभग समाप्त भी हो चुकी है। आपने देखा कि पूरी जापान यात्रा क्या है, उसे यात्रा का स्वरूप हम लोग आपके सम्मुख रखे कि मूलतः यात्रा क्या होती है और यात्रा साहित्य का प्रारूप क्या है। यात्रा साहित्य का अर्थ, परिभाषा, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जो उन्होंने बताई वो भी हम आपके सम्मुख रख पाए। आज की तासिका में हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पर जो आपको कल की तासिका में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपको विदित है कि कल की जो एग्जाम है आपकी, उस एग्जाम को आप लोगों को तैयार करना है। तो स्टार्टिंग में हम आपको सप्त चक्र के बारे में बताया था। सप्त चक्र का वर्णन किया हुआ है। तो कौन कौन से सप्त चक्र है मुझे बता दीजिए एक बार, तो जागृति ने आपको बताए थे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। वेरी गुड। 1955 में ये सप्त चक्र की बात किस संत ने की? तुकाराम महाराज ने की, कबीरदास ने की, जायसी ने की या तुकडोजी महाराज ने की? विच इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड। क्लियर हो रहा है बेटा? ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मेरी जापान यात्रा में किस तारीख से किस तारीख का वर्णन है, मतलब लगभग हम जब 1955 की बात कर रहे हैं तो 1955 से लेकर, तो 1955 की कौन सी तारीख से तैयार किया गया हमारा जो बुक है, उसमें हम आपको एक एक पॉइंट इसलिए पढ़ा दिए कि कौन कौन सी ऐसी वास्तविकता है कि जिस वास्तविकता के साथ आप परिचित हो पाए। एक भी पन्ना हम लोगों ने नहीं छोड़ा, एक भी शब्द के साथ आपसे परिचित नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। शब्द के साथ आप लोगों को दिया गया और उसी का वर्णन हमने आपके सम्मुख किया हुआ है। ठीक है। तो आप हमें बताइएगा कि मेरी जापान यात्रा में किस तारीख के साथ वर्णन किया गया है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। 22 जुलाई 1955 से 24 अगस्त 1955, 23 जुलाई 1955 से 25 अगस्त 1955, 24 जुलाई 1955 से 26 अगस्त 1955 और 27 जुलाई 1955 से 28 अगस्त 1955। विच इज द करेक्ट आंसर? मेरी जापान यात्रा यह बुक आपके पास है, हमने ग्रुप पर डाल दिया है। तुरंत आप 22 अगस्त। 22 ना,
22 जुलाई 1955 से लेकर 24 अगस्त 1955, यह उसका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मेरी जापान यात्रा में किस शहर के वर्णन की शुरुआत की गई? शिमुजी। वेरी गुड, किसने बताया? उजाला। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दिनांक 10 अगस्त 1955 को किस शहर गए थे? हो सकता है, अटामी। वेरी गुड, हो सकता है कि आपको, हाँ, ये अटामी किसने बताया? सुनीता। ओके। हो सकता है बेटा कि आपको अलग दूसरे तारीख का पूछा जाए कि 20 अगस्त को कहा गए, 24 अगस्त को कहा गए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का एक सच्चा सेवक कौन था, या प्रामाणिक सेवक के रूप में आप किसे चुनोगे? आत्माराम है, सखाराम है और तुकाराम है, जो हमेशा उनके साथ रहा करता था? तुकाराम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अनानायियों को धर्म संस्था के संस्थापक कौन है? जो अनानायियों की संस्था चली थी, धर्म संस्था, तो उसके संस्थापक कौन है, उसके फाउंडर कौन है? आपको बता दें, उसके फाउंडर ये है, उसके फाउंडर वो है, ऐसा कौन है उसके फाउंडर? ओके, मिस फ्रांसिस है, क्राजिट करके, मियोशी बेरिक या श्री नाकानो? श्री नाकानो। किसने बताया? सुनीता। सुनीता चौधरी। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, मेरी जीवन यात्रा यह किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है, विवेकानंद जी की है, हरिवंश राय बच्चन वो भी लिखते हैं, और तुकडोजी महाराज हैं। तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से ऊंचा बादल बन के, बादल से गिरा जल होके। ये प्रस्तुत भजन की जो शुरुआत उन्होंने की, वो किस परिषद से की गई? ये जो भजन हमने आपके सम्मुख रखा, तो यह भजन कब गाया गया? अमेरिका यात्रा के समय में, मेरी लद्दाख यात्रा के समय में, तिब्बत यात्रा के संदर्भ में, या जापान में विश्व शांति परिषद के रूप में? विश्व शांति। किसने बताया? कविता। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज अपनी जीवनचर्या की शुरुआत कैसे करते थे? स्नान पूजा करते थे, स्नान आरती करते थे, स्नान प्रार्थना करते थे, या स्नान ध्यान किया करते थे? स्नान ध्यान किया करते थे। आप लोग करते हो क्या ध्यान? कभी कभी मैम। वेरी गुड, लेकिन ये कभी कभी डेली होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है ना? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अभी कोरोना का महासंकट हम सभी लोगों पर मंडरा रहा है। जापान के निशिमा ग्राम स्कूल में कौन कौन से कार्य सिखाते थे? खेती करना, मशीन चलाना, बैटरी बनाना, गाना बजाना, रेडियो का कार्य करना, इंजन का काम सिखाना, इनमें से कुछ भी नहीं और उपर्युक्त सभी? इनमें से कुछ नहीं। किसने कहा? कविता। कविता, वेरी गुड। क्यों ऐसा लगता है आपको इनमें से कुछ भी नहीं? क्योंकि उन्हें जूते बनाने का काम सिखाया जाता था। हाँ, और कितना चित्र रहता है बेटा हमारा टीचिंग पर, ये ध्यान देने लायक बात है। आपको मेरी जापान यात्रा का एक एक पॉइंट बताते हुए हमने आपको बताया हुआ था कि वहां कारीगरी बनाना सिखाते थे, रेडियो बनाना सिखाते थे, वहां रसोई में कौन सा कार्य करना है, ये कार्य लड़कियों को सिखाया जाता था। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी ये आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इन प्रश्नों के साथ साथ आपकी कल टेस्ट होने वाली है। ये पूरे 10 क्वेश्चंस आपके हो गए, क्लियर हो गए आपको? जी। किसी को कोई सवाल है इसके संदर्भ में? नहीं।
ओके, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। ओके, देखिए दोस्तों, हो सकता है कि बात हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि अभी 9th और 12th, 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को बुलाया जा रहा है कॉलेज में, स्कूल में और कॉलेजेस में। जूनियर कॉलेज अभी स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि कोई रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाए और हम लोगों को कॉलेज में मैन्युअली लेवल पर आपकी एग्जाम हो पाए, जिस कारण आपको आपकी जैसे ये आप लोग टेस्ट दे रहे हो ना, सेकेंड यूनिट टेस्ट आप लोग की हो रही है, फर्स्ट इंटरनल आप लोग दे चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की यह आपकी सेकेंड टेस्ट होगी, ठीक है। तो हमें आपको बताना यूं है कि गूगल फॉर्म के जरिए भी आपकी एग्जाम हो सकती है, और मैन्युअली कॉलेज में जाकर यदि आपको एग्जाम देनी पड़ती है तो आपको इस तरीके से एग्जाम को फील करना होगा। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको, मेरी जापान यात्रा का तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण कीजिए। ऐसा यदि प्रश्न पूछा गया तो जिन तत्वों के आधार पर हम आपको अब तक बताना चाहते थे उन तत्वों को लेकर आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर यथार्थ पहला जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो प्रश्नों की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए कि मेरी जापान यात्रा है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का प्रख्यात यात्रा संस्मरण है। अब उन्होंने इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से जापान में की गई यात्रा का यथार्थ चित्रांकन करने का सफल प्रयास किया है, जिसमें तात्विक विवेचन के आधार पर हम यात्रा वर्णन के यथार्थता को लेना चाहते हैं और उन तत्वों को विवेचन करना चाहते हैं। उन तत्वों का विवेचन निम्नानुसार। तो आपको अब तक बताए गए जो पॉइंट्स है उनको यदि हम लोग करते हैं एक पॉइंट बनाकर या एरो दिखाकर, तो सटीकता से आप उसके आंसर्स को लिख पाओगे, है ना। फिर उसमें क्या आएगा कि यथार्थ चित्रण हम लोगों को करना आना चाहिए, जैसे कि हर यात्रा वर्णन करते समय प्रत्यक्ष रूप में यात्रा के जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उस पर लिखा जाता है। और जब रचनाकार प्रत्यक्ष यात्रा का वह आवश्यक अंग बन जाता है, उन अनुभवों को जब वो शेयर करने लग जाता है, ऐसा अनुभव कि बस वह अनुभव दूसरा कोई कर सकता है ना। और उन अनुभवों के माध्यम से दूसरा लिख सकता है कि चलो जापान में ये सारा होता है। जैसे हम लोग उस सजगता से सचेत हो गए कि तुकडोजी महाराज स्वयं गए थे और हमने वहां केवल उन्होंने बताया ही नहीं है, बल्कि उनके हर बताए गए कर्मों के आधार पर हम उसे आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब उन्होंने जापान में चलने वाले उस विश्व धर्म की बात की और उन विश्व धर्म एवं विश्व शांति की बात वो दोहराते हैं, तो उस परिषद में जब भारत का एक प्रतिनिधि के रूप में उनकी उपस्थिति उन्होंने दर्ज की, तो उस यात्रा के दरमियान जब वो अलग अलग शहरों में चले गए, है ना, कौन कौन से शहरों में गए आपको याद आ रहा है क्या? केवल क्या उनकी शुरुआत जापानी शहर से हुई? नहीं मैम, शिमोजी शहर से। यस, देखिए, तो शिम्यूजी शहर में गए, क्योटो शहर में गए, रंगभूमि में गए। तो जिस प्रकार से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारी जो जापान यात्रा है केवल जापान से शुरुआत न होकर वह रंगभूमि तक चली गए। मतलब तय है कि यहाँ पर जिन शहरों का वर्णन उन्होंने किया, उन शहरों के वर्णन के आधार पर उन्होंने यथार्थता का चित्रण किया। न केवल वहां की लड़कियों के बारे में उन्होंने बात की कि बचपन से ही उन सभी लड़कियों और लड़कियों को कर्म करने का एक, हम कहें कि एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा हमारी जो है कि बस केवल किताबों में ही बच्चों को दिखाने का प्रयास। देखिए, वहां की शिक्षा पद्धति और यहाँ की शिक्षा पद्धति, इन दोनों में नितांत अंतर है। वहां की शिक्षा पद्धति को यदि हम लोग देखते हैं तो वहां की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोई भी लड़का या लड़की, हम ये नहीं कह सकते कि उसे नौकरी नहीं मिल सकती। यदि उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वह बिना कुछ कार्य किए भी अपने आप के रूप में अपने परिवार की हिफाजत कर सके, अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, उतना कार्य वो कर सकते। किस बलबूते के आधार पर? क्योंकि उन्हें पता रहता है, उन्हें ये पता है कि वो लोग कमा सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं, वो रेडियो बना सकते हैं, वो बैटरी बना सकते हैं, वो जूते बना सकते हैं, वो रसोई का अच्छा कार्य कर सकती है, वो फूलों को, गुलदस्ते को सजाकर वो बेच सकती है। इतना सब कार्य वो अपने घर में जब कर सकते हैं तो उसे नौकरी की जरूरत ही नहीं है।
और हमारे भारत के लोग देखिए कि वो नौकरी नहीं है तो रोना रोते हैं, दूसरों की पीठ पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसा कर्म न करने से बेटर है कि हमें उस शिक्षा पद्धति को आत्मसात करना भी आना चाहिए। भले ही हम हमारी शिक्षा पद्धति को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरी जापान यात्रा के उन कर्मों को हम लोग देखते हैं, उस शिक्षा पद्धति को जब हम लोग देखते हैं, तब हमें एहसास हो जाता है कि जैसे हम न केवल पढ़ाई में बहुत आगे रहे, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ हम अलग अलग क्षेत्रों के बीच में भी हमें आगे बढ़ता आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने संडे एक्टिविटी को शुरुआत की है, तो उसमें आप लोग देखते हो कि कोई अपनी प्रेजेंटेशन कितना बहुत बढ़िया तरीके से करता है। तो ये जो है बेटा, यह आपकी आमदनी को बढ़ाने का एक तजुर्बा है, क्योंकि आज तक की जो लेक्चर्स हुए वो बस केवल किताबों से लेकर, या हम कहें कि जो टेक्स्ट बुक आपको दिया गया है उसे पढ़ाने का हमारा प्रयास था। लेकिन जब हम यात्रा वर्णन को देखते हैं, वहां के लड़कियों लड़कियों को देखते हैं, तो आप लोगों को एक अलग दायरे में ले जाना चाहते हैं। और यही आपका यात्रा वर्णन का सबसे पहला पॉइंट होगा। यदि आप लोग राइट डाउन कर रहे हो, तात्विक विवेचन के आधार पर आप उसे लिख सकते हो, यथार्थता। क्लियर हुआ बेटा इतना? जी मैम। किसी को कोई सवाल है? नहीं मैम। ओके, देखिए टेस्ट के बारे में तो आपको 10 क्वेश्चन जो दिए गए वो समझ में आ गए। जी मैम। हाँ, शायद आप लोगों ने उसे लिख लिया हो, है ना। आपको जो क्वेश्चंस हमने बताए, भले ही फास्टली बताए, लेकिन आप उसे समझ गए होंगे कि ऐसे यही लगभग ये भी आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न कल के टेस्ट में आप लोगों को देने हैं। ये डिस्कशन करना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसलिए हमने उसे बताने का प्रयास किया। यदि आपको उसके संदर्भ में कोई भी, मन में मत रखिए, कोई भी यदि सवाल होता हो तो हमें जरूर पूछिए, यह आपका पूरा हक बनता है। सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज हम तात्विक विवेचन को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैम क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके। देखिए आपकी एक भी टेस्ट नहीं हुई क्या? हुई है मैम। नहीं मैम। हाँ, देखिए तो आपके 10 ही क्वेश्चन होंगे। वो आपकी जो टेस्ट है लगभग 20 नंबर की होगी, और 20 नंबर का कन्वर्सेशन करके फिर हम लोगों को उसे 10 मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशंस आए उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि 20-20 नंबर की 2 टेस्ट हम लोगों को लेनी है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले रेगुलेशन के अनुसार 30 नंबर की आपसे ले चुके हैं, तो अभी 20 नंबर की टेस्ट लेंगे और बाय कन्वर्सेशन उसका 10 नंबर का करवा देंगे। डोंट वरी। तो आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस आपको लिखने ही है। और आज हमने पूरे 10 क्वेश्चंस की ही चर्चा की है। ठीक? जी मैम। और कुछ सवाल? और किसी का कोई सवाल है? नहीं मैम। आगे हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? बेटा बताओ, आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछिए। कोई कहना चाहता है? किसी को कुछ कहना है क्या? बढ़े आगे हम लोग? नहीं मैम। आगे नहीं बढ़ना है? बढ़ना है मैम। ओके, थैंक यू। देखिए पहला आपका तत्व हो गया है, जैसे हमने आपको बता दिया, यथार्थ चित्रण आप लोगों को करना आना चाहिए कि यथार्थ यात्रा होनी चाहिए, मतलब वास्तविक तौर पर जाना आपको आवश्यक है। कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि कई बार हम लोग केवल बता देते हैं कि हाँ हम गए थे, है ना, मतलब झूठ मूठ में ही बोल देते। तो ऐसा यात्रा वर्णन नहीं होना चाहिए, जिसमें हम लोग जाते हैं और वहां पर जाने के पश्चात वहां की यथार्थता को आत्मसात करते हैं, वहां की फीलिंग को आत्मसात करते हैं, वहां के अनुभव को शेयर करते हैं, तभी हम अपनी बातों को वहां पर लिख सकते हैं।
और दूसरा व्यक्ति उस यथार्थ चित्रण के माध्यम से जो यथार्थता के साथ हमने यात्रा की है उसे वह आत्मसात कर सकता है। जैसे कि मेरी जापान यात्रा करते समय हमारे टुकड़ो जी महाराज चले गए, उसके पश्चात हमने जब उसे पढ़ा तो निश्चित ही हमें ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि न ही वहां पर उन सभी का वर्णन किया जा रहा है बल्कि प्राकृतिक चित्रण भी कितना सुंदर सौंदर्य के देखिए। और दूसरा तत्व इसके साथ जुड़ता है प्रत्यक्ष अनुभव। मतलब देखिएगा कि प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है। यदि आपको हमने बताया कि ये आम है, बहुत मीठा है ना, डू यू एक्सेप्ट दिस सेंटेंस कि ये मेरे हाथों में आम है और बहुत मीठा है, क्या आप उसे स्वीकार करोगे? नहीं नहीं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्या ऐसा रीजन? मैम हमने आम चखा ही नहीं। एग्जैक्टली जब आपको हमने आम चखने के लिए दिया ही नहीं है, उसका स्वाद मीठा है, तीखा है, कड़वा है, यू डोंट नो, तो हम कैसे उस पर यकीन करें, है ना। ठीक वैसे ही जब तक हम उसे प्रत्यक्ष रूप में फील नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तब तक उन अनुभवों के आधार पर उसका वर्णन हम लोग यथार्थता के साथ नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा तत्व जुड़ जाता है प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि रचनाकार जो होता है वह स्वयं उन संबंध स्थानों पर वो उपस्थित होता है, और जब वो उस स्थान पर फील होता है, उपस्थित होता है, तो उसका जो अनुभव है, चाहे वो परिवेशगत हो, चाहे वो घटनात्मक हो, चाहे वो प्रकृति के सौंदर्य का हो, है ना, चाहे वह सांस्कृतिक रूप में हो। हमने प्रकृति के उन सौंदर्य दर्शन को देख लिया, कैसे प्रकृति का सौंदर्य था, कैसे वह प्रत्यक्ष अनुभव का स्मरण करते थे, बताइए हमें, याद कीजिए। क्या हम वहां पर गए तो हमने वहां पर देखा कि जापान के विविध शहर थे, अलग अलग शहरों का वर्णन हमने देखा, उसमें यथार्थता के प्रत्यक्ष चित्रण उन्होंने किया। वहां की कृषि व्यवस्था कैसे थी यह हमने देखा, वहां का मंदिर कैसे है, इनका सबका प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने लिया और उसके पश्चात उन्होंने वर्णन किया। हम ये तक आपको बता सकते हैं कि जैसे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जहां पर भी वही गए उन्होंने भाषण दिए और वहां की सांस्कृतिक विभिन्नता का उन्होंने अनुभव भी किया, क्योंकि वह जैसे लिखते हैं कि भोजन, तो भोजन के संदर्भ में उन्होंने क्या लिखा कि अलग अलग प्रकार की लकड़ी की टाटी थी, उनमें लकड़ी की कटोरियां थी, हाथ में खाना नहीं, उसको थी लकड़ी की 2 कमचियां। मतलब अब भी वो खाना खाते हैं तो 2 चम्मच जो होता है ना, यहाँ पर हम लोग लोहे के चम्मच, हमारा जो स्टील है तो स्टेनलेस स्टील है, क्या तो लोहा है, तो उससे न खाते हुए वो डायरेक्टली, मतलब देखिएगा कि कैसे प्राकृतिक उपादानों का वो फायदा उठाते हैं। वहां की कृषि व्यवस्था को यदि हम लोग देखते हैं तो वहां पर होने वाले जो भोजन है तो वह लकड़ी की टाटी से बनते हैं, लकड़ी की कटोरियां वहां से बनती है, हाथ से कोई नहीं खाता है, तो वह चम्मच, और वो भी कैसे, तो वह भी लकड़ी का चम्मच वहां पर होता है। और एक बात याद दिला दूं आपको कि जैसे ही हमने कहा कि वहां का जो नृत्य होता है ना, मतलब हम क्या कहते, सीक्रेट डांस है ना, जिसे हम कहते हैं पवित्र डांस, क्योंकि ऐसा पवित्र नाच वहां पर, एक गंभीर नृत्य था वह, कि ऐसे भी नृत्य वहां पर हुए जिन नृत्यों में हमारे टुकड़ो जी महाराज नहीं किए। आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे पार्टीज में उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारा प्रयोजन बिल्कुल नहीं है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उस डांस में और इस डांस में निरंतर अंतर था। यहाँ का जो डांस था ये पवित्र डांस था, जो सक्रिय डांस के रूप में आत्मसात किया जाता है। यह पवित्र नाच, यह गंभीर नृत्य था, ढोल था, और उसका घेरा करीबन 30 फीट जरूर के रूप में होता है, और उसे बजाकर एक श्रृंगार करके वो जो लड़कियां नृत्य करती थी, और अपने यहाँ का जो नृत्य था, इन दोनों में अंतर था। मतलब तय है कि वहां पर भावना बनाने के लिए, अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करने का जो प्रयोग किया जाता था, और उसके अनुरूप वहां पर नृत्य किया जाता था, एक भगवान के रूप में, एक विश्वस्त रूप में, एक आदरांजलि अर्पित करने के लिए, एक वहां पर अपना स्वयं का अनुभव फील करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के नृत्य को आत्मसात किया। और 10 अगस्त 1955 को अटामी शहर में वो जब गए, तब उस शहर में यह पवित्र नृत्य जो था उसका आयोजन उन मेहमानों के लिए खास रूप में किया गया।
अब देखिए, आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पवित्र नृत्य किस जगह पर हुआ? क्या है करेक्ट आंसर? पवित्र अटामी। हाँ, अटा अटामी। कब हुआ? 10 अगस्त 1955 को। आपको सवाल हमने अभी बताया कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दिनांक 10 अगस्त 1955 को किस शहर में गए थे? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्यूटो। विच इज द करेक्ट? अटामी। हाँ, यस एग्जैक्टली, अटामी। आपको ध्यान देना है बेटा। देखिए, बहुत से बच्चे इसे जल्दबाजी करते हैं। और देखिए, बैकग्राउंड साउंड किसी का आ रहा है बेटा? आप लोगों में से कोई बात कर रहा है क्या? किसी का आ रहा है, शायद सुनाई दे रहा है। हाँ, अब बंद हो गया। फिर से शुरुआत हो गई, फिर से शुरू हो गया वो। हाँ, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही आप लोगों को टेस्ट दी जाएगी, हम बीच बीच में टेस्ट के बारे में इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि कल आपकी टेस्ट है और हम लोग बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। तो आपको सूचना आपके ग्रुप पर मिल जाएगी। उन सभी सवालों को बहुत अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के पश्चात ही आप उसे फील करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि एक ही बार दे। तो और दूसरी बात यह है कि आप पढ़ते नहीं हो, फटाक से डाल देते हो कोई भी सवाल को। बहुत अच्छे से गहनता से पढ़ें और उसके बाद ही आप उसे तय कर पाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला नंबर आपका हो गया तो आपको कोई नंबर मिलने वाला है या आपका आपने फर्स्ट प्राइज ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आप भले ही देर से करें, समय पर करें, लेकिन आप पढ़कर करें। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, तुरंत अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें। कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 बार लिंक छोड़नी पड़ती है, फिर भी आप लोग जुड़ते नहीं हो। ऐसा काम मत करें। टेस्ट आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दी है और अनिवार्य ही है, ध्यान में रखिए। पहला तत्व आपको क्लियर हो गया बेटा, यथार्थ यात्रा। दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव। अब हम तीसरी ओर चलते हैं, व्यापक जीवन। अब देखिए कि जैसे व्यापकता होती है, व्यापकता यानी क्या? विस्तारित रूप, है ना। अब विस्तार कैसे होता है? जब अनुभव का आधार व्यक्ति की मानवता या विराट या वैश्विक स्वरूप का प्राप्त करता है। अब वैश्विक स्वरूप क्या होता है? जैसे हमारे सभी संतों का कहना था, हमारे सभी संतों का एक मूल मंत्र था, और वो मूल मंत्र कौन सा था? वसुधैव कुटुंबकम। अब जब पूरी जो वसुधा है या पूरी जो हमारी धरती है, पूरी जो पृथ्वी माता है, तो ये पृथ्वी माता एक हमारा कुटुंब है, एक हमारा परिवार है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं कि एक परिवार में, एक ही परिवार में, एक ही माँ के गर्भ से प्राप्त होने वाले 2 लड़के झगड़ा करते हैं। एक परिवार में दोनों रह नहीं सकते हैं। और फिर जब इनकी पत्नी आ जाती है, उनकी पत्नी आ जाती है, तो हमारे दो माँ बाप को फेंक दो वाली कूटनीति हम लोग अपनाने लग जाते हैं। ऐसा भी तो होता है। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए ही शायद इन सभी अभ्यासक मंडलों ने हम लोगों को इतना बड़ा संत साहित्य दे दिया। अब देखिए, यदि हम तुकडोजी महाराज के पूर्व भी देखते हैं और आगे आने वाले संतों को भी देखते हैं, तो सभी का जो जीवन था वो व्यापक और था। विराट को छूने का प्रयास था, वैश्विक स्वरूप को प्राप्त करने का परिचय उन लोगों ने दिया था। मतलब देखिए कि व्यक्ति केवल अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलता है, अलग अलग विविध दर्शन करता है, साहित्य का परिमार्जित करता है, लेकिन भिन्न भिन्न कलाओं को यदि वह आत्मसात करते हैं तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह जगत की जो विशालता है उसे प्रदान कर सकता है। यदि जब तक हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब मत निकलिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। लेकिन जब तक हम आम दुनिया में नहीं पहुंच सकते, तब तक हमें एहसास कैसे होगा कि मानव के विभिन्न धर्म कैसे हैं, वहां की जातियां कैसे हैं, वहां की संस्कृतियां कैसी है, वहां के संप्रदाय कैसे हैं, वहां के रंग कैसे हैं, वहां के मूल्य कैसे हैं, वहां की मान्यताएं कैसी हैं, वहां के रीति रिवाज कैसे, वहां की भाषा कैसी, वहां बोला कैसे जाता है,
वहाँ का प्रकृति चित्रण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का मंदिर कैसा है, हम कैसे समझे। अब जब हम अपने ही जीवन का साक्षात्कार करते हैं तो व्यापकता हमारे बीच में नहीं रहती। तो व्यापकता रहने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, अपने देश से अलग जगह पर जाना होगा। और प्रस्तुत हमारा जो मेरी जापान यात्रा है, इसमें हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने व्यापक चित्रण किया, क्योंकि उनकी यात्रा नागपुर से लगभग नागपुर से लेकर परिलक्षित होती हुई जापान तक दिखाई देती है। और जब वो जापान में गए तब उन्होंने वहां के हर शब्द को देखा, वहां के धर्म संप्रदाय को देखा, रीति रिवाज को देखा, वहां की प्रथा परंपराओं को देखा, वहां की रूढ़ियों को देखा, वहां के शिक्षा पद्धति को देखा, वहां की संस्कृति को देखा। और बस उन्होंने जब इस प्रकार का व्यापक चित्रण दिया, और इतना ही नहीं तो उन्होंने वहां के दर्शनीय स्थल जो थे, वहां के कई शहर जो थे, उसके प्राकृतिक चित्रण का यथार्थ वर्णन भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ये भी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको तात्विक विवेचन में लिखनी है। तात्विक विवेचन का सवाल पिछले 2 तासिकाओं से चल रहा है, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। इतना क्लियर हुआ? पॉइंट लिख रहे हो बेटा आप लोग? जी मैम। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्लियर हो गए या फिर से बताना है एट ब्रीफिंग के रूप में? क्लियर हो गए बेटा आप सभी को? तीन आपके पॉइंट हुए, क्या आपको समझ में आए? पहला जो पॉइंट है वो है यथार्थ यात्रा, प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा है, तीसरा पॉइंट हमने अभी आपको बताया व्यापक जीवन, और व्यापक जीवन के आधार पर हमने आपको बता दिया कि व्यापकता कैसी होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े? जी मैम। ओके, चौथा पॉइंट है आपकी कलात्मकता। अब देखिए, कलात्मकता मतलब अन्य विधा जो होती है, जैसे कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उसमें भी कलात्मकता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर जब हम यात्रा साहित्य को लेते, इसमें भी यथार्थता का होना या कलात्मकता का होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कलात्मकता क्या होती है? कलात्मकता सृजनात्मकता होती है। और जब सृजनात्मकता का ज्ञान व्यापकता से होता है, भावुकता से होता है, विषय की स्पष्टता के लिए किया जाता है, संवादात्मकता के लिए किया जाता है, या हम कहें कि तटस्थता होनी चाहिए। और वह गणितीय दृष्टि जो थी वह हमारे तुकडोजी महाराज में भरी हुई थी, क्योंकि वह उस केवल कल्पना शक्ति के द्वारा ही अपनी भाषा के वर्णन नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्होंने एक कलात्मकता को प्राप्त किया था। और तुकडोजी महाराज की कलात्मकता कैसी थी, उनका व्यापक दृष्टिकोण कैसा था, क्योंकि उन्होंने वहां की कला को आत्मसात किया। जब हम देखते हैं कि ग्रामीण आंचल में रहने वाली जो नारियां है वो कितनी सुंदरता से कला को प्रस्तुत करती है, वहां के घरों को कितना सुंदर सजाया गया है, वहां के मंदिरों को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, और वहां की जो कलात्मकता है उस कलात्मकता का जीवंत चित्रण हम कर चुके हैं। आपको याद दिलाने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमने जब भी आपको बताया गया है कि बेटा ये जो कलात्मकता है उसे आप याद करो, ये मंदिर की कलात्मकता है, आपको पूछा जा सकता है सवाल तो इसमें आप टाल सकते हो। याद आ रहा है बेटा, हमने आपको कहा था ऐसा? याद आ रहा है? बताया था हमने या भूल गए? भूल गए क्या? सो गए क्या सभी लोग? जाग रहे हैं, सो गए? आप लोगों से सवाल हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? समझ में तो आ रहा है? अरे बोलेगा कोई? उजाला, कविता,
चैताली, सोनाली, सुजीता, सुनीता। जी मैम। अरे बोलोगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। आगे बढ़ना है। जी जी मैम। मैम। ओके, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, एक एक करके बताओ फटाक से। यथार्थ यात्रा, हाँ प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ, तात्विक विवेचन और कलात्मकता। वेरी गुड। अब हमारा पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य। जिस प्राकृतिक सौंदर्य की बात हम अब तक करते आ रहे थे, क्योंकि यह यात्रा वर्णन की एक मुख्य अभिव्यक्ति होती है। जब तक प्राकृतिक वर्णन नहीं होता या प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण नहीं होता है ना, वहां पर यात्रा वर्णन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्राकृतिक धरा को देखने के लिए निकलते हैं। और हम आपको इसके पूर्व भी बता चुके हैं कि जब राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जब इस प्रकार की यात्रा की, तो उस यात्रा के दरमियान उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया, आस्वाद करने का मौका हम लोगों को भी दिया। क्योंकि न ही केवल उन्होंने खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में चर्चा की, बल्कि उन्होंने जो तालाब था, विशाल तालाब, या जो हम कहे कि जो मंदिर वहां पर बनाए गए थे, उन मंदिरों का वर्णन उन्होंने किया, उस तालाब का वर्णन उन्होंने किया। या और हम कहे कि जैसे वहां पर आने वाले जो बादल थे, जो नीला गहरा पानी था, है ना, उन सबका उन्होंने कितना सुंदर और मार्मिकता से वर्णन किया। और इतना ही नहीं, तो जो हरियाली वहां पर थी, छोटा सा छोटा हिस्सा भी यदि कहीं पर मिल जाता है तो वहां पर कृषि का जो चित्रण है, कृषि क्षेत्र जो है, आज यदि हम आपको बताएं कि यदि कोई किसान फैमिली से जुड़ा हो तो लड़कों की शादी नहीं होती है ना। यदि हम किसान